कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो तुम्हारी अपनी नहीं है, जैसे कोई और तुम्हें चला रहा है, जैसे तुम खुद नहीं बल्कि तुम्हारी आदतें, तुम्हारा डर और समाज तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। सुबह उठते हो, वही काम, वही लोग, वही बातें, और रात को जब तुम अकेले होते हो तो अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ गलत है, लेकिन तुम उस आवाज को दबा देते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने उस आवाज को सुन लिया तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। और यही वो जगह है जहां से ओशो की कहानी शुरू होती है। ओशो कहते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ये है कि तुम आजाद हो, जबकि सच्चाई ये है कि तुम पैदा होते ही कैद हो जाते हो। तुम्हारा नाम तुम खुद नहीं चुनते, तुम्हारा धर्म तुम खुद नहीं चुनते, तुम्हारा करियर तक तुम खुद नहीं चुनते। सब कुछ तुम्हारे लिए पहले से तय होता है और तुम बस उसे निभाते रहते हो। लेकिन एक बच्चा था जिसने ये सब मानने से इनकार कर दिया। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, वहां पैदा हुआ एक बच्चा जिसका नाम रखा गया रजनीश। लेकिन ये बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो सवाल करता था और उसके सवाल ऐसे होते थे जिनका जवाब बड़े बड़े लोगों के पास भी नहीं होता था। जब बाकी बच्चे भगवान से डरते थे, ये बच्चा पूछता था कि अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? अगर वो इतना ताकतवर है तो दुनिया में दुख क्यों है? और जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वो जवाब मानता भी नहीं था। उसके दादा उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसे एक चीज दी जो बहुत कम बच्चों को मिलती है, पूरी आजादी। कोई रोक टोक नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। और यही आजादी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो घंटों अकेले बैठता था नदी के किनारे, पेड़ों के नीचे, और सोचता था खुद के बारे में, जिंदगी के बारे में, मौत के बारे में। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इंसान बाहर नहीं, अंदर खोया हुआ है। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी सोच और भी खतरनाक होती गई। खतरनाक इसलिए क्योंकि वो सच के करीब जा रही थी और दुनिया को सच से सबसे ज्यादा डर लगता है। कॉलेज में उसने फिलॉसफी पढ़ी, लेकिन उसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उसने हर चीज को चैलेंज किया, अपने प्रोफेसर्स को, अपने समाज को, अपने धर्म को, और यहां तक कि खुद को भी। वो कहता था कि अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो किसी की बात मत मानो, खुद अनुभव करो, क्योंकि उधार का ज्ञान कभी तुम्हें सच तक नहीं ले जा सकता। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों तक पहुंचने लगी और लोग उसे सुनने आने लगे, क्योंकि वो बाकी गुरुओं जैसा नहीं था। वो डराता नहीं था, वो आजाद करता था। वो कहता था कि जिंदगी को दबाओ मत, उसे जियो पूरी तरह, बिना डर के, बिना गिल्ट के, क्योंकि अगर तुमने जिंदगी को पूरी तरह नहीं जिया तो तुम कभी खुद को नहीं जान पाओगे। और यहीं से शुरू हुआ उसका असली सफर। लोग उससे जुड़ने लगे, हजारों लोग, फिर लाखों लोग, क्योंकि वो बातें कह रहा था जो हर इंसान अंदर से महसूस करता है लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन जहां भी सच होता है वहां विरोध भी होता है। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये आदमी खतरनाक है, ये धर्म के खिलाफ है, ये समाज को बिगाड़ रहा है, क्योंकि वो लोगों को सिखा रहा था कि किसी को मत मानो, खुद सोचो। और दोस्त, अगर इंसान खुद सोचने लगे तो वो कभी कंट्रोल में नहीं रहेगा। यही वजह थी कि ओशो धीरे धीरे सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो एक मूवमेंट बन गए, एक क्रांति, एक ऐसी क्रांति जो तलवार से नहीं, सोच से लड़ रही थी। लेकिन हर क्रांति की एक कीमत होती है और ओशो को भी वो कीमत चुकानी पड़ी। उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई,
और उनके दुश्मन भी, क्योंकि जो लोग लोगों को कंट्रोल करना चाहते थे उन्हें डर लगने लगा कि अगर ये आदमी ऐसे ही बोलता रहा तो लोग उनके हाथ से निकल जाएंगे। और फिर शुरू हुआ ओशो की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान। उन्हें देश छोड़ना पड़ा, उन्हें गलत कहा गया, उन्हें बदनाम किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि सच को जितना दबाओगे वो उतना ही ताकतवर होकर बाहर आएगा। और यहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां वो सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या वो सच में एक महान गुरु थे या सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम? ये फैसला तुम्हें करना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उनकी पूरी कहानी जाननी होगी। जब कोई इंसान सच बोलना शुरू करता है तो शुरुआत में लोग उसे सुनते हैं, फिर उसे पसंद करते हैं और फिर उससे डरने लगते हैं। ओशो के साथ भी यही हुआ। भारत में उनकी बातें आग की तरह फैल रही थी। लोग हजारों की संख्या में उनके प्रवचन सुनने आने लगे। उनके शब्द लोगों के अंदर दबी हुई उस आवाज को जगा रहे थे जिसे वो सालों से दबाकर बैठे थे। वो कहते थे कि ध्यान कोई साधना नहीं बल्कि एक जागरूकता है, एक ऐसा अनुभव जहां तुम खुद को देख पाते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के। लेकिन समस्या ये थी कि वो सिर्फ ध्यान की बात नहीं कर रहे थे, वो समाज के ढांचे को हिला रहे थे। वो शादी पर सवाल उठा रहे थे, धर्म पर सवाल उठा रहे थे, परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे। और यही चीज धीरे धीरे उनके खिलाफ जाने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये आदमी खतरनाक है, ये लोगों को भटका रहा है, ये संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन जितना विरोध बढ़ता गया उतना ही ओशो का नाम फैलता गया। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि अब वो भारत से बाहर जाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उन्हें अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचानी है तो उन्हें सीमाओं से बाहर जाना होगा। और यहीं से शुरू होती है ओशो की जिंदगी का सबसे रहस्यमयी और विवादित अध्याय, अमेरिका। ओशो अमेरिका पहुंचे और वहां उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने एक पूरा शहर बसाया। हाँ, एक पूरा शहर जिसका नाम था राजनीशपुरम। ओरेगन के एक सुनसान इलाके में जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहां उन्होंने हजारों लोगों के साथ मिलकर एक नई दुनिया खड़ी कर दी। सड़कें, घर, झीलें, मेडिटेशन हॉल, सब कुछ जैसे कोई सपना हकीकत बन गया हो। दुनिया भर से लोग वहां आने लगे, अमीर, गरीब, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, हर तरह के लोग, क्योंकि वो सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो एक अनुभव थे। लोग कहते थे कि उनके पास बैठते ही कुछ बदल जाता है। लेकिन दोस्त, जहां इतनी तेजी से कुछ बनता है वहां उतनी ही तेजी से विरोध भी पैदा होता है। अमेरिका की सरकार, लोकल लोग और मीडिया, सबकी नजरें अब ओशो पर थीं। और फिर शुरू हुआ असली खेल। ओशो के आश्रम में एक नाम बहुत तेजी से उभरा, मां आनंदशीला। वो उनकी सबसे करीबी शिष्या थी और धीरे धीरे उसने पूरे सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया। वो फैसले लेने लगी, पॉलिटिक्स करने लगी और यहाँ तक कि सरकार से टकराने लगी। राजनीशपुरम अब सिर्फ एक आश्रम नहीं था, वो एक पावर सेंटर बन चुका था। और यही चीज सरकार को खटकने लगी। मीडिया ने खबरें चलानी शुरू की कि वहां कुछ गलत हो रहा है, कि वहां कानून तोड़े जा रहे हैं। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आरोप लगे कि आश्रम के लोगों ने जहर फैलाया, लोगों को बीमार किया, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। पूरा अमेरिका हिल गया और उंगली उठी ओशो पर। हालांकि उस समय तक ओशो चुप थे। हाँ, उन्होंने सालों तक पब्लिक में बोलना बंद कर दिया था और सारा कंट्रोल
शीला के हाथ में था। लेकिन जब मामला बहुत बढ़ गया तो ओशो सामने आए हैं। उन्होंने खुद अपन ये ही शिष्या पर आरोप लगाए कि उसने गलत काम किए, कि उसने सब कुछ अपने फायदे के लिए किया। और फिर सरकार ने मौका देखा, ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, एक ऐसा इंसान जिसके पास हजारों फॉलोअर्स थे, जिसे लोग गुरु मानते थे, उसे हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया गया। उन पर आरोप लगे इमिग्रेशन फ्रॉड के, साजिश के, कानून तोड़ने के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वो सच में दोषी थे या ये सब एक साजिश थी? ओशो ने बाद में कहा कि जेल में उन्हें जहर दिया गया, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका शरीर कमजोर होने लगा और फिर एक डील हुई, उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। और वो देश जहां उन्होंने एक सपना बनाया था, उन्हें उसे छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा रहस्यमयी था। कई देशों ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया, जैसे पूरी दुनिया उनसे डर रही हो, जैसे कोई नहीं चाहता था कि वो कहीं टिके। और आखिरकार वो वापस भारत लौटे। लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी सेहत गिर चुकी थी, उनकी आवाज बदल गई थी, लेकिन उनके विचार वो अब भी उतने ही खतरनाक थे, क्योंकि अब उन्होंने दुनिया को और करीब से देखा था और वो समझ चुके थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का डर है। और यहीं से उनकी कहानी एक आखिरी मोड़ लेती है, जहां सवाल ये नहीं रह जाता कि ओशो सही थे या गलत, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि क्या हम सच को सुनने के लिए तैयार हैं। जब कोई इंसान दुनिया के खिलाफ खड़ा होता है तो वो दो ही रास्तों पर जाता है, या तो वो टूट जाता है या वो इतना गहरा हो जाता है कि उसे कोई समझ ही नहीं पाता। ओशो अब उस मोड़ पर पहुंच चुके थे। अमेरिका छोड़ने के बाद जब वो भारत लौटे तो बाहर से सब कुछ वही था, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका था। उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था, उनकी ऊर्जा कम हो गई थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी उतनी ही गहरी थीं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो आम इंसान कभी नहीं देख पाता। उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, लेकिन इस बार उनकी बातें और भी ज्यादा शांत थीं, और भी ज्यादा गहरी। अब वो किसी से लड़ नहीं रहे थे, अब वो सिर्फ समझा रहे थे। वो कहते थे, सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, जो सच है वो खुद ही दिखाई देता है। धीरे धीरे लोग फिर से उनके पास आने लगे, लेकिन इस बार भीड़ पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि अब उनका नाम विवादों से जुड़ चुका था। कुछ लोग अब भी उन्हें भगवान मानते थे और कुछ लोग उन्हें एक धोखा। लेकिन ओशो इन सब से ऊपर जा चुके थे। उन्हें अब फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बात समझ ली थी, जब तक तुम लोगों की सोच से बंधे हो तब तक तुम आजाद नहीं हो। लेकिन इसी बीच एक और चीज होने लगी, उनकी तबीयत धीरे धीरे और खराब होने लगी। वो अक्सर कहते थे कि अमेरिका की जेल में उन्हें जहर दिया गया। कई लोगों ने इस बात को माना और कई लोगों ने इसे सिर्फ एक कहानी कहा, लेकिन सच क्या था ये आज भी एक रहस्य है। दिन बीतते गए और ओशो का शरीर कमजोर होता गया, लेकिन अजीब बात यह थी, जितना उनका शरीर कमजोर हो रहा था उतनी ही उनकी बातें मजबूत होती जा रही थी। वो कहते थे, मौत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सच में जीता है वो कभी मरता नहीं। लोग मरने से नहीं डरते, लोग इस बात से डरते हैं कि उन्होंने जिंदगी जी ही नहीं। और दोस्त, यही वो लाइन है जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम मरने से नहीं डरते, तुम इस बात से डरते हो कि तुमने कभी सच में जिया ही नहीं। 19 जनवरी 1990, वो दिन जब ओशो ने इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन क्या वो सच में चले गए या बस उनका शरीर गया? क्योंकि उनके विचार आज भी जिंदा हैं, उनकी आवाज आज भी लोगों को जगा रही है।
लेकिन उनकी मौत के बाद एक सवाल हमेशा जिंदा रहा, क्या ओशो सच में एक महान गुरु थे या सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों को आजाद किया, उन्हें खुद से मिलाया, उन्हें सिखाया कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों को भटकाया, उन्हें गलत रास्ते पर डाला, उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो असली नहीं थी। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ओशो को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें जवाब नहीं देते, वो तुम्हें सवाल देते हैं, और सवाल हमेशा असहज करते हैं। ओशो कहते थे, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अकेले चलना होगा। भीड़ हमेशा गलत होती है, क्योंकि भीड़ सोचती नहीं, बस फॉलो करती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सबसे खतरनाक बात, अगर तुमने अपनी जिंदगी खुद नहीं जी तो कोई और उसे जी जाएगा। दोस्त, अब सवाल ओशो का नहीं है, सवाल तुम्हारा है। क्या तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुम सच में जीना चाहते हो, या फिर तुम बस निभा रहे हो? अगर आज तुम्हें अंदर से लगता है कि कुछ गलत है, कि तुम वो नहीं हो जो तुम बन सकते थे, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ओशो छुपा होता है, एक आवाज जो तुम्हें पुकार रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस आवाज को सुन लेते हैं और कुछ लोग उसे दबा देते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम सुनोगे या फिर बाकियों की तरह चुप रहोगे। आज लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें गलत कहेंगे, लेकिन याद रखना, इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम यहां तक इस कहानी को सुन चुके हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, तुम खुद को खोज रहे हो। क्योंकि ओशो की कहानी कभी भी सिर्फ ओशो की नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारी कहानी थी। तुम्हें बचपन से सिखाया गया क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया तुम कौन हो। तुम्हें नाम मिला, पहचान मिली, रिश्ते मिले, लेकिन खुद से मिलने का मौका कभी नहीं मिला। और ओशो यही कहते थे, सबसे बड़ी कमी ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम खुद को नहीं जानते। तुम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हो, माँ बाप को, समाज को, दोस्तों को, यहां तक कि उन लोगों को भी जो तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखते। लेकिन कभी खुद से पूछा है मैं क्या चाहता हूं? और अगर तुमने पूछा भी होगा तो शायद तुम्हें डर लगा होगा, क्योंकि अगर तुमने सच में जान लिया कि तुम क्या चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, और यही डर तुम्हें कैद में रखता है। ओशो कहते थे, इंसान जेल में नहीं है, इंसान खुद ही अपनी जेल है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें, ये सब मिलकर तुम्हें बांध देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम बंधे हुए हो। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, लेकिन सच ये है तुम वही सोचते हो जो तुम्हें सिखाया गया, तुम वही करते हो जो तुमसे उम्मीद की जाती है, और धीरे धीरे तुम खुद को खो देते हो। ओशो कहते थे, सच्चा इंसान वो नहीं है जो समाज के हिसाब से सही है, सच्चा इंसान वो है जो अपने हिसाब से सच्चा है। लेकिन अपने हिसाब से जीना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। कोई साथ नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, बस तुम होता, ए हो और तुम्हारा सच। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि भीड़ में तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। लेकिन दोस्त, जहां सोच खत्म होती है वहीं जिंदगी भी खत्म हो जाती है। ओशो ने कभी ये नहीं कहा कि उनकी बात मानो, उन्होंने हमेशा कहा किसी की मत मानो, यहां तक कि मेरी भी नहीं। खुद खोजो, खुद अनुभव करो, खुद जानो, क्योंकि सच कभी उद्धार नहीं लिया जा सकता। और यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है।
उन्होंने कभी फॉलोअर्स नहीं बनाए, उन्होंने खोजी बनाए। लेकिन दुनिया को खोजी नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए आज्ञाकारी लोग, जो सवाल न करे, जो बस मान ले, जो बस चले। और जो भी इंसान इस सिस्टम के खिलाफ जाता है, दुनिया उसे या तो पागल कहती है या खतरनाक। ओशो के साथ भी यही हुआ। लेकिन फर्क ये था, उन्होंने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो जानते थे अगर तुम लोगों के हिसाब से जियोगे तो तुम कभी अपने नहीं बन पाओगे। दोस्त, अब आखिरी सवाल, अगर आज तुम्हें मौका मिले कि तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सको, तो क्या तुम वही जिंदगी चुनोगे जो अभी जी रहे हो? अगर जवाब हाँ है तो तुम खुश हो, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें बदलना होगा। और बदलना आज से ही शुरू होता है, ना कल से, ना किसी सही मौके से, अभी से। क्योंकि जो इंसान इंतजार करता है वो कभी नहीं बदलता, और जो इंसान आज फैसला लेता है वही अपनी किस्मत लिखता है। ओशो चले गए, लेकिन उनकी एक बात आज भी जिंदा है। जिंदगी को ऐसे जियो कि जब मौत आए तो तुम्हें लगे कि तुमने सब कुछ जी लिया, कुछ भी अधूरा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। दोस्त, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे डर में मत बिताओ, उसे दूसरों के हिसाब से मत बिताओ, उसे अपने हिसाब से जियो। क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही रहोगे। और याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम खुद को नहीं समझ लेते।